नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत जी को जोड़िए जरा, फटाफट जोड़िए। बहुत-बहुत स्वागत है हेमंत जी। कल इस देश को झकझोरने वाली एक घटना हुई। सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा को नफरतियों ने तार-तार कर दिया और उसके बाद क्या-क्या हुआ, कैसे-कैसे घटनाक्रम तेजी से सामने आए और मोदी जी को 9 घंटे बाद क्यों लगा कि उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फोन करना चाहिए, बात करनी चाहिए 9 घंटे बाद। और समझने की जरूरत ये है, ये जो इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम जिसको कहते हैं अंधभक्तों का इकोसिस्टम, वो कैसे तालियां बजा रहा था, कैसे जश्न मना रहा था। और फिर मोदी जी ने जब ये सब कुछ किया, जब फोन किया 9 घंटे बाद उनको ध्यान आया, तो उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही। दिखाइए जरा मोदी जी का ट्वीट दिखाइए, ट्वीट दिखाइए जरा, लाइए। हाँ, स्पोक टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी आर गवई जी। The attack on him earlier today in the Supreme Court premises has angered every Indian. There is no place for such reprehensive acts in our society. It is utterly condemnable. I appreciated the calm displayed by Justice Gavai in the face of such a situation. It highlights his commitment to values of justice and strengthening the spirit of our कॉन्स्टिट्यूशन। और रोकिएगा यहां, टाइमिंग 8:29, 6 अक्टूबर 2025। हटाइए इसको। सीजीआई बी आर गवई पर उस नफरती वकील ने, जिसको लेकर यह भी इंटरनल रिपोर्ट्स आई कि भाई संघ की शाखाओं में जाता है, हो सकता है गुट से भक्त रहा होगा, तो उसने 11:35 पर जूता निकाला था अपना फेंकने के लिए। 11:35। लेकिन 9 घंटे बाद मोदी जी को ध्यान आया और मोदी जी कहते क्या है कि हर देशवासी के अंदर गुस्सा है। वो बताएंगे, अभी चर्चा में आगे लेकर के आएंगे कि मोदी जी के इकोसिस्टम के लोगों के अंदर गुस्सा था या खुश हो रहे थे, उछल रहे थे और वकील साहब की तारीफ कर रहे थे। लेकिन ये हुआ। अगली स्क्रीन लाइए जरा, ले आइए। हाँ, बीसीआई ने लाइसेंस निलंबित कर दिया। मोदी जी को ध्यान आया उससे पहले वकील का लाइसेंस निलंबित हुआ। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी एससीबीए ने आरोपी वकील राकेश किशोर कुमार का लाइसेंस रद्द कर दिया है। उसका रजिस्ट्रेशन 2011 का है। इसके साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी आरोपी को तुरंत निलंबित कर दिया। बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि ये वकीलों के आचरण नियमों का उल्लंघन है। निलंबन के दौरान किशोर कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। 15 दिनों में सो कॉज नोटिस भी जारी किया जाएगा। और जो एससीबीए की प्रतिक्रिया है वो आपके सामने है। ऐसा असंयमित व्यवहार पूरी तरह अनुचित है और न्यायालय और वकील समुदाय के बीच पारस्परिक सम्मान की नींव को हिलाता है। कोई भी ऐसा कार्य जो इस पवित्र बंधन को कमजोर करता है, न केवल संस्था को बल्कि हमारे राष्ट्र में न्याय के ताने बाने को भी क्षति पहुंचाता है। हटा दीजिए। अगली स्क्रीन लाइए, पता तो चले 9 घंटे क्यों लगे। हाँ, देखिए, जूता फेंका गया। आमतौर पर किसी इंसान को गुस्सा होना चाहिए था इस हरकत के बाद, लेकिन सीजीआई गवई ने एक मिसाल पेश करी। कोर्ट रूम में जूता उछालने वाले वकील को सीजीआई गवई ने जूता भी वापस दिलाया और रिहा भी कराया। हटा दीजिए। सीधे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा कि भाई गवई साहब ये चाहते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर, उस नफरती इंसान के ऊपर कोई चार्जेस फ्रेम ना किए जाए। उसका जूता, उसके डॉक्यूमेंट सब उसे वापस करा दिया गया। और इसके साथ ही साथ और क्या हो चुका था, ले आइए जरा सोनिया जी का स्टेटमेंट ले आइए। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ सोनिया गांधी, चेयरपर्सन है ये कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की। नो वर्ड्स आर एडिक्वेट टू कंडेम द अटैक ऑन द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ. It is an assault on not just on him, but on our constitution as well. Chief Justice Gavai has been very gracious, but the nation must stand in solidarity with him unitedly
with a deep sense of anguish and outrage. ले आइए अब अगला स्टेटमेंट जरा खड़गे साहब का। ये थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आपको समझना पड़ेगा ना भाई 9 घंटे क्यों लगे। हाँ, एन अटेम्प्ट टू अटैक द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया in the Supreme Court today is unprecedented, shameful, and abhorrent. It is an attack on the dignity of our judiciary and the rule of law. When a sitting Chief Justice, who rose to the nation's highest judicial office through merit, integrity, and perseverance, is targeted in such a manner, it sends a deeply disturbing message. It reflects an attempt to intimidate and humiliate a man who has broken social barriers to uphold the constitution. Such mindless act shows how hate, fanaticism, and bigotry has engulfed our society in the past decade. On behalf of the Indian National Congress, I condemn this attack in the strongest possible terms. The safety and security of our judiciary is paramount. Let justice and reason prevail, not intimidation. हटा दीजिए। 9 घंटे क्यों लगे? अब वो समझना हो तो एक सवाल भी है और उस सवाल के ठीक बाद हम सीधे हेमंत जी की तरफ चलेंगे। वो सवाल किसका था जरा दिखाइए एक बार। हाँ, चीफ जस्टिस पर हमला हुआ है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री चुप हैं। आश्चर्य की बात है, हटाइए। अब कपिल सिब्बल साहब तो कह रहे हैं हेमंत जी की आश्चर्य की बात है कि चुप क्यों है, लेकिन ये सवाल गूंजा और उधर से प्रेशर आया क्या, इसी वजह से ये चुप्पी टूटी क्या? क्योंकि भक्त तो जश्न मना रहे थे, अभी अभी वो जश्न भी दिखाएंगे हम। ये चुप्पी टूटी क्यों मोदी जी? जी स्वप्निल जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बहुत सालों से मैं एक बात कह रहा हूं लगातार हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो चैनल हो चाहे यहाँ पे हो, कि जो देश के हालात बढ़ा दिए गए हैं 2014 के बाद, जो एक जॉम्बीज की भीड़ इकट्ठी कर दी गई है, जो धर्मांध जो सेना तैयार कर दी गई है, इसके हम्म सामने सबका नंबर आएगा। सबका नंबर आएगा, कोई नहीं बचेगा। आप लगातार हम्म देख रहे हैं। और जब सीजीआई पर भाई ये स्थिति पैदा हो गई, तो उसके बाद तो कहने ही क्या। प्रधानमंत्री जी को आपने बिल्कुल ठीक कहा, 11:30 बजे की घटना है, 9 घंटे लग गए। जी और उसके बाद इस तरह की इतनी बड़ी घटना होने के बाद दुनिया का कोई और देश होता तो प्रधानमंत्री को लिखित बयान जारी करना चाहिए था और कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुरक्षित करनी चाहिए थी। यहाँ पर इधर उधर की बात न करने की बजाय, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, तथ्यों से भरा है, इसलिए बहुत टू हम्म दी पॉइंट परफेक्ट स्ट्रिक्ट बात करेंगे। मेरा पहला सवाल ये है प्रधानमंत्री जी से कि उन्होंने जो ये फौज तैयार की थी सत्ता में बने रहने के लिए, क्या भाजपा और आरएसएस और मोदी जी ने ये अब मान लिया है कि इस देश के अंदर जो इस देश में जो सनातन की मजबूती है, क्या वो गाली से, गोली से और जूते से सनातन की मजबूती होगी क्या? क्यों? हम्म मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आज जब चीफ जस्टिस तक भी पहुंच गए, तो फिर आप इसको और कहां ले जाना चाहेंगे? ये भारतीय लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील मानता हूं मैं। सीजीआई के ऊपर उन्हीं की बेंच के अंदर अगर कोई आदमी जूते से हमला करने की कोशिश करता है, इसका मतलब समझिएगा क्या है कि ये जो भीड़ है धर्मांधों की, इनका भय निकल चुका है। भय निकल गया है इनका। इनको पता चल गया है कि जूता चाहे किसी पर भी जी फेंको, होना जाना कुछ नहीं है। ये बात और भी ज्यादा भयावह है कि ये वारदात एक ट्रेंड वकील ने की है, प्रशिक्षित वकील ने की है, जिसको 2011 2011 से प्रैक्टिस कर जो रहा जो था। आपने सड़कों पर भीड़ तैयार की है ना, वो तो कुपड़ों की भीड़ है, अनपढ़ों की भीड़ है। ये जो है, ये व्यक्ति हम्म तो कानून का ज्ञाता है कहने को। 14 साल से कोर्ट में तो आ ही रहा है, पढ़ा लिखा हम्म कितना होगा मैं उसकी मेरिट पे टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ जिस आदमी को ये पता है कि इसका क्या मायने होंगे, जो कानून की पढ़ाई करके आया है, अगर वो ये चीज समझ के आ रहा है, तो आप इस मानसिकता को समझ लीजिए क्या है। इन सबको पता चल गया है कि हम्म तुम्हारा कुछ नहीं होना जा रहा है। ये बात सबसे भयावह है कि एक वकील करता है, जबकि वकील और जज का जो रिश्ता है इस देश के अंदर, क्या आज आपको नहीं लगता वो खंडित हो गया है, वो तार तार हो गया है? ठीक है। लेकिन मेरी चिंता कुछ और है स्वप्निल भाई। वो चिंता ये है कि सोचने का विषय केवल ये है कि ये हुआ क्यों है, ये क्यों हुआ। गंभीर विषय ये है। इस घटना की हम्म जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, वो कम है। लेकिन आपको क्या नहीं लगता आज न्यायपालिका के लिए भी आत्ममंथन का समय है इस घटना के बाद?
पॉलिटिक्स तो जिसने करनी है, सत्ता में बने रहना, सत्ता हासिल करनी है, वो एनजीओ के हम्म, जो स्वयं सेवक है उनका अपना काम, उस पर मुझे और आपको बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। पिछले एक दशक से न्यायपालिका ने जो अपनी छवि गढ़ी है, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उसका एक रोल है इसके अंदर? कैसे कैसे फैसले आए हैं स्वप्निल भाई, सोचिएगा। कोई सीजीआई से उतरता है पद खत्म, कार्यकाल खत्म करके, और राज्यसभा की कुर्सी पर जा बैठता है। किसी के घर पर हम्म। प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं और गणपति पूजा की घंटी बजाने लगते हैं। वो क्या कहता है, मैंने जो राम मंदिर का फैसला था वो भगवान से पूछ के लिखा था। हम्म, सोचिएगा आप। ठीक। ये जो कुछ चंद बातें मैंने इशारों में कही आपको, ये बहुत थोड़ी बातें हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं स्वप्निल भाई, जिनको हम कह सकते हैं, लेकिन हम कहना नहीं चाहते। जिन्होंने इस तरह के जो वकील हैं या जो बाकी अंधभक्त हैं, उनके हौसले बुलंद किए। ये बहुत हम्म, सारी बातें ऐसी, मैंने तो कुछ इशारे किए आपको। हम्म, न्यायपालिका की नींव में ये जो दिमक लग रही है, इसमें किस किस की भूमिका है, मैं इन घटनाओं का हल्का सा जिक्र कर रहा हूं बस। ये जो दिमक जी, लगी है, अंधभक्तों का तो अपनी भूमिका है ही, क्या इसमें न्यायपालिका के कोई वो योगदान नहीं? सोचना चाहिए। ठीक। आज जो कुछ हुआ, जो कल जो कुछ हुआ, अगर इससे न्यायपालिका पालिका की आंखें नहीं खुली, तो आगे क्या क्या हो सकता है, किस किस के साथ हो सकता है, ये सोचकर भी डरिएगा। याद हाँ रखिएगा सही मेरी बात है, बात। अगला नंबर किसका है? हाँ। अगर सीजीआई अपने बेंच नंबर 1 के ऊपर अपने कार्यालय में हियरिंग करते हुए वो सुरक्षित नहीं है, और एक धर्मांध व्यक्ति जो एक प्रशिक्षित वकील है वो इस स्तर तक जा सकता है, तो जो ये सड़कों पर घूम रहे हैं, इनको आप क्या कहेंगे और ये क्या कर सकते हैं? और आपने तो बड़ी महानता दिखाई कि हम्म, उसका जूता भी वापस कर दीजिए, कागज भी दिखा दीजिएगा, मैं उस पर मेरिट टिप्पणी करने वाला कोई नहीं हूं। लेकिन क्या सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं कि न्यायपालिका का जो इकबाल है, न्यायपालिका ने अगर अपना कायम रखने के लिए कुछ नहीं किया तो कोई बात नहीं, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि क्या उस व्यक्ति को पकड़ करके उसको अनप्रेसिडेंटेड सजा दी जाए भारतीय कानून के तहत? क्या आपको लगता है वो मिलेगी? मैं 100% आपको एक बात कह सकता हूं, और मैं चाहूंगा जी, कि मेरी बात गलत हो, मैं ऐसी इच्छा करूंगा, लेकिन फिर भी कह रहा हूं हम्म, आपको। मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमलावर वकील है, ये बहुत जल्दी आपको भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता दिखाई देगा, बहुत बड़ा नेता बनेगा ये। हम्म, और मैं ये वैसे नहीं कह रहा। आपको याद होगा अनुराग ठाकुर क्या कह रहे थे मंच पे खड़े होकर, केवल सांसद थे, मंच पे खड़े हम्म, होकर कहा देश के गद्दारों को और बाकी सब। गोली मारो अदालत डॉट डॉट डॉट। अदालत ने पर्चा दर्ज हम्म, कराया। मोदी जी ने मोदी जी उसको माफ नहीं कर पाएंगे शायद दिल से, उन्होंने उसको अपनी सरकार का चेहरा बना दिया, आईएनडीबी मिनिस्टर हम्म, बना दिया प्रमोट करके। दूसरा आपको याद रखिए, भूलिएगा मत, जो परवेज साहिब सिंह वर्मा है वो क्या कह रहे थे मंच पे खड़े होके कि इनको सबक सिखाने की जरूरत है, इनका ये करो, हम्म, इनका वो, अल्पसंख्यकों के बारे में। वो आज कहाँ है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो जिसने हम्म, सीजीआई के ऊपर ये किया, उसके लिए आगे क्या स्कोप बढ़ेगा पॉलिटिकल पॉलिटिकल उसमें सर्कल में, और उसको कौन लेगा? वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक प्राइज्ड आइटम है। आपको नहीं हम्म, लगता क्या? इस घटना के बाद छोड़ दीजिए सारी बात, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कैबिनेट, आरएसएस, कितने लोगों ने इस पे ट्वीट किया, जरा एक बार बता दीजिए मुझे, एक बार निकाल के दिखा दीजिए। आप तो रिसर्च करते हैं, मैं कुछ भी समझ नहीं हूँ। हम्म, दिखाइए मुझे एक बार जरा सोच करके कि कितने लोगों ने इसकी लिखित में निंदा की, और कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको जो उन्होंने माहौल बनाया है 2014 से लेकर अब तक 11.5 साल में, ये उसकी हम्म, परिणति यही होनी थी। हम्म, आप 11.5 साल उससे पहले 1948 से लेकर के आज तक भाजपा और आरएसएस की राजनीति का एक मंत्र है केवल, भाजपा तब नहीं थी, हिंदू महासभा से होते हुए पता नहीं जनसंघ से कहां कहां है, हम्म, पाकिस्तान के साथ लगातार, पाकिस्तान का ये कर देंगे, पाकिस्तान का वो कर देंगे। पाकिस्तान क्या है? मैं तो उसको देश भी मानने को तैयार नहीं हूं। वो तो एक हम्म, धर्मांध फौज तैयार कर रखी है वहां। आप आए थे हम्म, पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए, आपने बढ़ा दिया भारत को पाकिस्तान। क्या फर्क रह गया? ठीक है। सीजीआई के ऊपर अगर उसकी कोर्ट में जूता फेंका जा सकता है, तो सुरक्षित कौन है? गृह मंत्री जी हम्म, बताएंगे। माननीय गृह मंत्री जी का कुछ आया क्या? कब आया? टाइमिंग देखिएगा, नजर रखिएगा इस बात पे। कानून मंत्री जी कहाँ है? प्रधानमंत्री जी ने तो रात को 8:30 बजे आपने दिखा दिया 8:29 पे कि उन्होंने सीजीआई से हम्म, बात की। इतना समय क्यों लग गया? अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो प्रधानमंत्री जी तत्काल आ जाते हैं। क्या हम्म, उनको इस मामले में एक बहुत सख्त ट्वीट जारी नहीं करना चाहिए था, एक वीडियो जारी नहीं करना चाहिए था? प्रधानमंत्री जी तो बहुत टेक से भी, क्या हम्म, वो इस पूरे मामले पर एक पब्लिक स्नप देंगे?
और ये कहेंगे अंधभक्तों को एक संदेश देंगे, हालांकि उस संदेश का मतलब भी मैं और आप जानते हैं। पहले सड़कों पर गो भक्ति के नाम पर जो कुछ होता है, अब सनातन की रक्षा के नाम पर सीजीआई की कोर्ट में जो कुछ होता है, और क्या देखना बाकी रह गया है? और क्या मोदी जी यही नया भारत बनाने आए थे? 2047 में यही विश्व गुरु भारत बनेगा क्या? सोचना चाहिए उनको। ये नहीं नहीं, एक 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 सवाल और मन में आता है मन जी। भाई, कहा ना आपने कि गाली, गोली, जूता, इससे सनातन की रक्षा। देश में देश के राष्ट्रपिता गोली ही मारे, और ये जितने हैं ये हैं कौन? ये उसी गोडसे के भक्त हैं, उसी गोडसे के भक्त हैं। जरा वो लेके आइए, अब जरा वो भक्तों वाली लेके आइए आप। हाँ, ले आइए। ये नितिन शुक्ला है, ये भी बड़े भक्त हैं। ये खुद को पत्रकार भी कहते हैं वैसे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील साहब, अब देखिए सम्मान देखिए, मैंने क्यों कहा गोडसे भक्त। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील साहब 60 वर्षीय श्री राकेश किशोर, कुछ और लगा देते, श्री के आगे आदरणीय, परम आदरणीय, श्री श्री 1008 सब लगा देते। श्री राकेश किशोर, जिन्होंने बीआर गवई पर जूता उछाला, कितने व्यथित रहे होंगे। उन्होंने अपने धर्म की राह पर खुद को बलिदान करने से भी वो पीछे नहीं हटे। ये देखिए गोडसे गोडसे भक्तों की का माइंडसेट देखिए। ये भक्त शिरोमणि है ये 1:01 पे दोपहर में तुरंत ही ट्वीट करते हैं। पत्रकार ये भी कहते हैं खुद को, आज सीजेआई गवई को एक वकील का जूता लगते लगते रह गया, बड़ा अफसोस हुआ है। अधिवक्ता ने गवई के डायस के पास जाकर जूते उतारे और मारने ही वाला था कि सुरक्षा कर्मी ने पकड़ लिया। जाते जाते वकील ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा, ये आरंभ है। ऐसे पतित, हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होगा यदि वो आदेश में लिखी जाने वाली बातों से इतर अपने विषैले हृदय के उद्गार हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए प्रकट करेंगे। अजीत भारती। अब हटा दीजिए, काफी है, हटा दीजिए, चंद्र सिंह हटाइए, हटाइए, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। हेमंत जी, भाई, जब ये घटना हुई तो मोदी जी के इकोसिस्टम के जो भक्त है ना, उसमें नंबर दे दीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अजीत भारती तो नंबर 1 में है भाई, भक्त शिरोमणि है, सबसे बड़े भक्त हैं। बात अलग है, गडकरी साहब के खिलाफ कभी-कभी मोर्चा खोल देते हैं, नहीं तो वैसे तो भक्ति हैं। तो ये जो भारती साहब हैं, इन्होंने सीजेआई बीआर गवई को क्या कहा? कायर। कायरता क्या रही? उन्होंने फ्रेम चार्ज नहीं किया, जूते वापस लौटाए, डॉक्यूमेंट वापस कर दिए, कहा अरे चलो छोड़ो, जाने दो, माफ करो, छोड़ो। ये कायरता थी उनकी। भाई, मैं ये समझना चाह रहा हूं, और ये सीधा सवाल है, और दर्शकों को जरा ऐसे ब्रीफ में समझाइएगा, ब्रीफ कीजिएगा इस पे। तो मोदी जी का जो ये ट्वीट आया ना और जो फोन गया 9 घंटे बाद, उससे पहले ऐसी कोई मंशा नहीं थी, क्योंकि इनका पूरा इकोसिस्टम जश्न मना रहा था, तालियां पीट रहा था, कह रहा था वाह देखो जूते मारे हैं, देखो देखो जूता लग गया, देखो जूता निकल गया, सुप्रीम कोर्ट में निकल गया, हम तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए। भाई, यही अजीत भारती है, ना जाने क्या क्या कहता रहा, ये क्या क्या कहा है इसने सुप्रीम कोर्ट को लेके। तो ये विपक्ष का दबाव था, ये कांग्रेस का दबाव था, जिसकी वजह से मोदी जी ये करने लगे, ये तो तय हो गई बात। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, ये जो गोडसे भक्त है ना, जो आपने कहा गाली गोली, तो पहले गोली चली गांधी पे। अब समझने की जरूरत है कि गोडसे कायर था या फिर कि महात्मा गांधी कायर थे। और आज गवई साहब ने जो अपना परिचय दिया, तो गवई साहब कायर हैं या फिर ये राकेश किशोर कायर हैं? कायर कौन है, जरा ये समझाइए। ये इकोसिस्टम गोडसे भक्तों के दिमाग में कूड़ा कचरा कहां से आते हैं, जरा ब्रीफ कीजिए, समझाइए जरा। और जानकारी के लिए मेंशन कर दूं, राकेश किशोर साहब जो अधिवक्ता साहब हैं, वो भी संघ की शाखाओं में जाते रहे, इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है। हाँ। तो स्वप्निल भाई देखिए, ये जो सारे का सारा घटनाक्रम है ना, इसकी गंभीरता को और इसकी बारीकी में जाइएगा। कौन कायर है, कौन क्या है, बात शौर्यवीर है, सूरवीर है, वो तो दर्शक समझ लेंगे। मैं और आप कोई अदालत नहीं लगाते। मैं और हाँ। आप लोगों के सवाल उनके सामने छोड़ के चले जाते हैं और फैसला हाँ। वो करते हैं, और वो फैसला करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं और आपको यहाँ जज ज्यूरी और ये सब नहीं करते। ठीक मेरा बात। आपसे सवाल केवल इतना है कि ये जो आज की घटना थी, जो कल की घटना थी, माफ कीजिएगा, ये क्या थी?
ये बेसिकली क्या है कि ये जो जूता फेंकने की घटना है, ये जो जहर की खेती जो सांप्रदायिकता की है, ये कोई आज की नहीं है। ये 3.5 दशकों से जो कार्यक्रम चल रहा है, ये उसका हम्म परिणाम है। इसको इस रूप में हम्म देखिए आप, ये उसका परिणाम है। बेसिकली क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं, हालांकि ये समय वो कहने का नहीं है, लेकिन मेरी आपकी आदत है कि हम तथ्यों में कभी मुंह नहीं मोड़ते। क्या हम्म न्यायपालिका को इस मामले में थोड़ा बहुत भी जिम्मेवार नहीं माना जाएगा, जो इस सारे घटनाक्रम को 3.5 दशकों से आंख मूंद करके न्यायपालिका बैठी हुई है? 90 के हम्म दशक से लेकर के इस देश के अंदर लगातार फिजा के अंदर सांप्रदायिक जहर घोला जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य हम्म देखिए, ऐसा करने वाले संगठनों पर कठोर कार्रवाई का आपको अगर एक उदाहरण मिल जाए, एक, तो मैं चैलेंज करता हूं कि मुझे दिखाइएगा। कोई उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। हम्म हम्म क्यों नहीं हम्म मिलेगा? आज तो आपको ये प्रत्यक्ष रूप से जूता दिख गया, जो हम्म कल रात को जूता पड़ा कल दिन में, वो आपको दिख गया। इसकी अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा, तो दर्शक सुनने को, महसूस करने को मजबूर हो जाएंगे। जरा छोटे से घटनाक्रम पे ध्यान दीजिएगा। हम्म जज लोया साहब थे, उनकी हम्म संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई। अगर हम्म एक जज को न्याय नहीं मिलता और वो मिलता हुआ न्याय नहीं दिखता, इसके लिए दोषी कौन है? सोचिएगा एक बार। बिल्किस बानो के परिवार के साथ जो कुछ हुआ, मैं उसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में, और उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत हुआ आरोपियों का। हम्म कहां पर? गुजरात में, गुजरात मॉडल। आगे चलिएगा। देश के एक बड़े मंत्री द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को यह कहना कि कोर्ट को ऐसे निर्णय नहीं देने चाहिए जिस पर अमल करना संभव ना हो। कहा कि नहीं कहा था? हम्म याद आया आपको? छोड़ दीजिए। ठीक है। अखलाक के साथ सरेआम क्या किया गया था, उस पर जश्न किसने मनाया था? सिर्फ हम्म याद दिला के छोड़, नाम लेने की मेरी आदत नहीं, नेम कॉलिंग मेरा काम नहीं है। दर्शक साथियों पे छोड़ता हूं, अपन कोई अदालत नहीं लगाएंगे। मैं आपको हम्म 3.5 दशकों से चल रहे उस साजिश, उस षड्यंत्र, इस देश के वर्टिकल डिवीजन का है, मैं आपको उस पे लेके जा रहा हूं। आपको ध्यान होगा, उत्तर प्रदेश का एक कर्मठ पुलिस इंस्पेक्टर था, उसकी हम्म सुबोध सिंह, याद है आपको? तथा कथित गोरक्षकों ने उसके साथ क्या किया था? वो ठीक कौन बात। था? वो हिंदू नहीं था क्या? कोई नहीं बचेगा, सबका नंबर आएगा। अनुराग ठाकुर और हम्म कपिल मिश्रा, याद है आपको? उनके बड़ा भड़काऊ बिल्कुल। बयानों पर कार्रवाई करने का जो आदेश था जस्टिस मुरलीधर का, रातों रात तबादला हुआ था। रातों रात। हम्म कहा? दिल्ली हाईकोर्ट से आउट। अनुराग ठाकुर को क्या मिला? कैबिनेट मंत्रालय, सरकार के चेहरे। हाथरस की घटना याद है आपको? सुप्रीम कोर्ट हम्म क्या कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट चुप था। एक प्रदेश की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार को चंद्रचूड़ क्या कहते हैं कि ये अवैध सरकार है, और उसके बाद वो कार्यकाल पूरा करती है। इसको आप क्या कहेंगे? मैं आपको वो सीरीज बता रहा हूं, दर्शकों पर फैसला छोड़ूंगा, मैं कभी फैसले नहीं हम्म करता। हम्म न्यायपालिका में जो कुछ आज हुआ, इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन मैं इसकी बैकग्राउंड बता रहा हूं 90 से। बाबरी हम्म मस्जिद वाले मामले से लेकर के तमाम चीजें गिरते जाइएगा। उसके बाद हम्म युद्ध की स्थिति थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। भारतीय सेना की डेकोरेटेड ऑफिसर, कौन? कर्नल कुरैशी। क्या कहा गया उसको? हम्म कि वो आतंकियों की बहन थी। हम्म। कहा गया था। किसने कहा था? मंत्री जी अभी भी मंत्री हैं। मंत्री जी मंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट तक में आ गया। खूब सारी वो क्या, मैं वर्बल डायरिया जिसको बोलता हूं, धुआंधार हम्म वर्बल डायरिया। उसके बाद क्या हुआ, देख लीजिएगा। निशिकांत दुबे जी ने क्या कहा चीफ जस्टिस अपने खन्ना साहब के बारे में, कि देश में जितने भी गृह युद्ध चल रहे हैं, उन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना। उनको कोई नोटिस हम्म भी हुआ हो तो बता दीजिएगा। छोड़ दीजिए। गांधी के पुतलों पर गोलियां किसने चलाई थी? गोडसे के हम्म मंदिर किसने बनाए? देश की न्यायपालिका क्या कर रही है? सोचिएगा। गोधरा के दंगे, मालेगांव ब्लास्ट, इनके आरोपी सबूतों के अभाव में छूटे ना। संजीव भट्ट जैसे लोग कितने सालों से जेलों में है, कभी सोचा आपने? दर्शकों से पूछ रहा हूं, याद रखिएगा। हम्म हर चुनाव, छोटा हो या बड़ा, सांप्रदायिक जहर के आधार पर हर तरफ लड़ा जा रहा है। A1 और A2, उनके जो खरीदे हुए चैनल हैं, उनके माध्यम से ये जहर हर 2 दिन, डे इन एंड डे आउट, हर पल पूरे देश में फैलाया जाता है। न्यायपालिका ने भीषण पिता में जैसे चुप्पी से साध रखी नहीं साध रखी? हम्म सुओमोटो का अधिकार इलेक्शन कमीशन उनको संविधान ने किस लिए दिया था? कि उस पर बैठे रहिएगा, देखते रहिएगा। तो खत्म कर दीजिए उसको। क्यों नहीं करते आप? आगे चलिएगा। अर्णब गोस्वामी, खबरिया चैनल के नाम पर सुबह से शाम तक क्या करता है वो आदमी? जहर की खेती के अलावा, सांप्रदायिक जहर उगलने के अलावा कोई काम करता हो। न्यायपालिका को भी नहीं बख्शता, मौका लगते ही सबको नाम लेकर के शाउट करता है।
उसके बावजूद भी उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुप्रीम कोर्ट को याद रहती है। और क्या कहा जाता है कि इसको तत्काल सक्रिय होता है, कहता है तत्काल इसको छोड़ दीजिए। हाथरस की घटना को लेकर के बेसिकली आपने देखा होगा, पत्रकार जाता है एक हाथरस की घटना कवर करने, उसे एनएसए लगाकर वर्षों तक अंदर ठोक दिया, याद है आपको? आज तक कोर्ट उसकी अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा के लिए कोई संज्ञान कभी नहीं लेती। ये मैंने आपको क्यों बताया? ये मैंने आपको चंद उदाहरण दिए हैं उन घटनाओं का जिसने इस देश की पूरी न्याय प्रणाली को, न्याय के शासन में लगातार विघटन की और जो गिरता पतन है उसकी तरफ ध्यान जाता है और पूरी व्यवस्था तमाशा देख रही है। जस्टिस जोसेफ ने भड़काऊ बयानों को लेकर के अंकुश लगाने के प्रयास किए थे, उनकी सेवानिवृत्ति हुई, उसके बाद क्या हुआ? मामला खत्म हो गया। एक अदृश्य जो सांप्रदायिक जूता है वो मेरे, आपके और हर सवाल पूछने वाले इस देश के हर आदमी पर टप लटकता रहता है। चलो नंबर है बस, वो जूता कब लगना केवल इंतजार कीजिएगा। कोई नहीं बचने वाला। केवल कौन बचेंगे? जो सनातन के रक्षक हैं, जो गोरक्षक हैं, और बचेंगे ये भी नहीं, ये भूखे मरेंगे, ये भूखे मरेंगे। ठीक बात। न्यायपालिका को केवल और केवल ये सोचना चाहिए कि आज वो आकर कहां खड़े हो गए। मेरी पूरी सहानुभूति जस्टिस गवई साहब के साथ है, कहीं कोई समस्या नहीं, लेकिन क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि वो पूरे कॉलेजियम को बुला करके केवल ये सोचे कि यहां पर आप पहुंचे क्यों? इस तरह के वकील अगर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर हाईकोर्ट के जज नॉमिनेट किए जा रहे हैं, तो न्यायपालिका के लिए कौन जिम्मेदार है? उनके लिए कौन आंसू बहाएगा? जस्टिस वर्मा के घर में नोट, जले हुए नोट मिलते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज विश्व हिंदू परिषद के उसमें क्या जाता है कि बहुसंख्यक आबादी की बात मानी जाएगी। फिर संविधान को जला दो ना यार तुम। पहले दिन से तुम तो कह ही रहे हो, पहले दिन क्या कह रहे हैं कि संविधान में भारतीय क्या है, तो फिर संविधान की शपथ लेके क्यों सारी चीजें करते हो? विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाते हैं, उसके बावजूद जस्टिस गोगोई साहब एक इंटर्न उन पर किस तरह के आरोप लगाती है और अपना मुकदमा खुद ही सुनने बैठ जाते हैं। ये आपके न्यायिक स्टूडेंट्स। विश्व गुरु भारत में सिटिंग चीफ जस्टिस के ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं, चारित्रिक आरोप लगते हैं। वो एक बेंच का गठन करते हैं और अपने खिलाफ खुद ही बेंच बना करके, खुद उसमें बैठ करके खुद को ही क्लीन चिट ले लेते हैं। और हमारी जो सम्मानित न्यायपालिका है, ये जो कलंक है, ये भी जो वो फैसला था वो भी किसी अदृश्य जूते के ही समान था, आया नहीं था। ये भी मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं। ये स्वप्निल भाई, ये सारी की सारी परिस्थितियां कोई एक दिन में खड़ी नहीं हुई। ये इस देश को, लोकतंत्र को, इस देश की जो सारी की सारी जो गंगा जमनी जो तहजीब है उसको तबाह करने की साजिश है और एक रणनीति के तहत ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया गया है। याद रखिएगा मेरी बात। देश में एक न्यायपालिका ही बची थी, उसने भी अपना संकट की घड़ी में जिसमें आम आदमी की तरफ देखता था, आज वही न्यायपालिका खुद संकट में खड़ी हो गई है, खुद संकट में खड़ी है और उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। अभी आपने कई दिन से देखा सेना के जो चीफ है, भाई सेना चीफ क्या कह रहे हैं, कितने दिनों के बाद कह रहे हैं। सीडीएस ने क्या कहना शुरू किया, जब आप कहते हैं ना कि सबका नंबर आएगा, तो जो बाकी तंत्रों का जो हाल किया जा चुका है, आपको क्या लगता है कि सेना और न्यायपालिका उस रास्ते पर ही चलेंगे? ये सवाल भी मैं सुबुद्धि दर्शकों के सामने छोड़ता हूं कि सोचिएगा, ये आपके बच्चे, आपकी अगली आने वाली पीढ़ियां, उनको आप क्या दे करके जा रहे हैं? ये जो जितने भी भक्त मंडली है ना, इनका कोई भविष्य नहीं है, इनका कोई वर्तमान भी नहीं है। ये सब कुछ करते रहेंगे, ये सब आप गोरक्षा करते रहेंगे, सनातन की रक्षा करेंगे, जो कुछ करेंगे, ये क्या करेंगे? लेकिन इस देश का बंटाधार 95% ये कर चुके हैं, 5% बचा हुआ है। अगर न्यायपालिका अब भी नहीं चेती, अगर सेना प्रमुखों ने अब भी ये नहीं सोचा कि तुम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चुनाव से पहले इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए, तो ये कहां जाकर के टिकेगा? ये वन नेशन और वन लीडर बनाने का एक प्रोजेक्ट है। इस पर जितना जल्दी देश समझ जाए, जितना जल्दी न्यायपालिका समझ जाए, उतना बेहतर है। नहीं तो कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। और वाकई में ये बेहद गंभीर विषय है। मैंने कहा ना, शुरुआत मैंने कही थी, यही कहते हुए मैंने शुरुआत करी थी कि कल की तारीख में जो घटना हुई वो झकझोर देने वाली घटना है। और पहला स्टेटमेंट आना चाहिए था देश के प्रधानमंत्री जी का।
लेकिन स्टेटमेंट आया 9 घंटे बाद, और उससे पहले भाजपा की चूंकि ये प्रैक्टिस है कि पहले जरा देखो माहौल क्या बन रहा है, तो पहले भक्तों ने खूब जश्न मनाया, और जश्न मनाने के बाद मोदी जी को लगा नहीं यार, विपक्ष हंगामा काट रहा है, सवाल उठ रहा है, चलो कोरम पूरा कर देते हैं। तो 9 घंटे बाद फोन कर लिया सीजेआई बी आर गवई को। लेकिन वाकई में उन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहे कि जैसे गोडसे ने रक्षा करी थी, क्या वैसे ही गाली, गोली और जूते से सनातन की रक्षा होगी क्या? और फिर सवाल वही है, अगला नंबर किसका? क्योंकि नंबर सबके निकलेंगे, नंबर सबका आएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए हमें। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर।